हूँ ललित खजूरिया। कहते हैं कि फिट है तो हिट है और जान है तो जहान है। लेकिन ये जहां तभी खूबसूरत लगता है जब आपकी सेहत अच्छी हो, और सेहत तभी अच्छी होगी जब आप खुद पर ध्यान देंगे। लेकिन अब जिस तरह से जो दौर चल रहा है, जिस तरह से तरक्की हो रही है, तो इंसान कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाता है, और उसी लापरवाही में कई ऐसी बीमारियां सामने आती हैं जिससे उसकी सेहत भी बिगड़ जाती है और जान भी जा सकती है। और इन दिनों तो देखने को मिल रहा है कि कैंसर के केसेस जो है बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये केसेस आ रहे हैं, वैसे वैसे ट्रीटमेंट जो है वो और ज़्यादा एडवांस हो गया है। हमारे साथ नारायणा हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर दीपक भारती जी, जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे, और बातचीत ये करेंगे कि पता तो है ये बीमारी कैसे होती है, इसका ट्रीटमेंट कैसे है, क्या है। लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि भाई साहब, ये बीमारी जब लगती है तो इंसान पर किस तरह से वो गुजरती है, और दूसरा कि अब ट्रीटमेंट में कितना बदलाव आया है। सर, स्वागत आपका। नमस्कार। कैंसर की बात करेंगे, ट्रीटमेंट में कितना बदलाव आया हुआ है, क्योंकि हम भी पिछले कई सालों से इसी पर बातचीत करते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, इस तरह से हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि अब ट्रीटमेंट में भी बदलाव आया है? बिल्कुल सही। मैं आपकी बात शुरू करूँगा कि मैंने अपनी मेडिकल फील्ड की जर्नी आज से 2 दशक दूर 2003 में शुरू की थी, और मैं तब से आज 2025 तक बात लेके आऊँगा। तब हम जब मेडिकल फील्ड में गए थे, तब हमने हर तरह के केसेस देखते थे, पर मैं सिर्फ अपनी कहानी कैंसर को लेकर रखूँगा। तब कोई पेशेंट कॉमनली हमारे पास लंग कैंसर का आ जाता था, तो हमें जो पढ़ाया है और किताबें बताई जाती थी कि लंग कैंसर है तो आपने बताना है, अगर ये टाइप है तो 6 मंथ्स है, ये टाइप है तो 9 मंथ्स है, ये टाइप है 12 मंथ्स है। 3 टाइप्स होती थी। 1 साल का मैक्सिमम बता देते थे हम लिख के पेशेंट्स को। फिर मैं बताता हूँ उसके 1 दशक बाद जब नहीं, मैंने मतलब अपने एक क्या क्या ये टाइप क्या, एक बार फिर से क्या? लंग कैंसर की 3 टाइप्स होती हैं। अच्छा। तो एक टाइप का जो सर्वाइवल है, जो किताबें बताती हैं वो 6 महीने बताती हैं। अच्छा। एक टाइप का 9 मंथ्स बताती हैं, अच्छा, एक उसका टाइप का लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल अच्छा पेशेंट का अच्छा। विद ट्रीटमेंट। अच्छा ये मैं 2003 और 2010 के बीच में बात बता रहा हूँ। अच्छा। फिर 2010 और 2020 के बीच में जब मैंने एमडी में कदम रखा, तब ये केसेस ऐड होके 6 वाला 12 तक पहुँच गया, अच्छा 12 वाला 18 तक पहुँच गया, और जो 12 वाला जो था वो 24 तक पहुँच गया। अच्छा। जब और आज की बात अगर बताऊँ मैं आपको, वो 24 से आज की डेट में 100 मंथ्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स भी हो चुके हैं। और ये सब कुछ मैं स्टेज 4 की बात कर रहा हूँ, शुरू से अभी तक। अच्छा। हाँ। ये शुरू से अभी तक मैं लंग कैंसर कॉमन बात नहीं, सब स्टेज 4 की बात कर रहा हूँ। स्टेज अच्छा। 4 उस समय पे 6 महीने था, और आज की डेट में 9 साल भी है। यहाँ पर कहते थे कि इसका कोई इलाज ही नहीं है अब। इलाज नहीं। और वो जो 9 ईयर्स की बात मैं कर रहा हूँ, वो हाँ। सब कुछ कीमो के अलावा है, बगैर कीमो के, घर बैठे एक सिंपल सी टेबलेट के साथ। ठीक है, बट वहाँ तक पहुँचना कैसे है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक राइट डॉक्टर चूज़ करना है जिसने इस फील्ड पे अपना पूरा समय दिया हुआ है, जिसको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का आइडिया है, लेटेस्ट टेक्निक और टेस्टिंग का अभाव है। फिर किस पेशेंट में वो टेस्ट करवाना है, और फिर उस पेशेंट पे कौन सा प्रिसाइजली इलाज करना है। इसी टर्म को आजकल ऑन्कोलॉजी के अलावा प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, कि पेशेंट का प्रिसाइज इलाज करना है। तो हर एक कैंसर को कॉमन लेकर नहीं चलना है कि हर को कैंसर हो गया तो सेम ही होगा। हर एक का अच्छा, इलाज ये डिफरेंट है। कैंसर के मतलब अलग अलग जगह पे कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग ही बिल्कुल होता अलग है? अलग, हर एक का डिफरेंट है, हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट है, हर एक स्टेज का डिफरेंट है, और हर एक टाइप का डिफरेंट है। तो हमारी धारणा क्या रहती है, उसको वो कैंसर हुआ था, वो ठीक हो गया, वो ठीक नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अच्छा। हर एक इंसान की बीमारी डिफरेंट है, हर एक इंसान का रिस्पांस डिफरेंट है, और हर एक की टाइप के साथ मिक्सिंग के साथ सर्वाइवल का बेनिफिट इंक्रीज होता रहता है। डॉक्टर साहब, अगर हम कैंसर की बात करें तो इन दिनों दो तीन कैंसर जो है वो, मेरी बात हो रही थी, आपसे बात हो रही थी, एक और वो कह रहे थे जो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर होते हैं, लंग कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर। ये जो कैंसर होते हैं, इसके मतलब कि पहले ही पता चल सकता है? कोई ऐसी स्क्रीनिंग है, ठीक है, तो कोई इस टेस्ट है ऐसे? बिल्कुल हमारी 2 गाइडलाइंस हैं जो हम नेशनल एडवाइजरी फॉलो करते हैं नेशनल लेवल पे, और एक इंटरनेशनल लेवल की है। ठीक है। अब इंटरनेशनल लेवल्स की जो इंडिया में लागू नहीं होती है, वो लंग कैंसर को लेकर है। गाइडलाइंस लंग कैंसर को स्क्रीनिंग के लिए यूएस में, यूके में बाहर है। अगर कोई इंसान 55 साल से ऊपर उसकी उम्र है, वो एक बीड़ी और या एक डब्बी सिगरेट ज़्यादा पीता है, और उसको खांसी रहती है, तो उसको हर साल में एक सीटी स्कैन करवाना है। ये फिक्स है वहाँ पर कि आप अच्छा। एक बंडल या एक डब्बी सिगरेट पिएंगे और आपकी उम्र 55 साल से ऊपर है, उस इंसान को वहाँ पर
हर साल में एक बार सीटी स्कैन करवाना है। ये वहाँ पर अप्रूव्ड है, बट और यहाँ पे तो बंदे 2-2 डब्बे पी जाते बट हैं। यहाँ पर बेसिकली वो है ना, यहाँ अप्रूव नहीं है। हम करवा सकते हैं बट गाइडलाइंस में नहीं है हमारे में। अच्छा नंबर 1 अच्छा, ये भी एक होती है। हमारे इंडियन गाइडलाइंस में नहीं अभी आया है। अच्छा, बट अगर किसी ने करवा ले तो ऑर्डर नुकसान तो नहीं है, बट हम बाय नुकसान तो, बुक लेकिन ये फिर आपको जवाबदेही जवाबदेही है। कि कहीं लालच में तो नहीं करवा लाज में दिए, करवा आजकल दिया। ये बड़े हाँ लांछन लगते हैं। हाँ, बट ब्रेस्ट कैंसर पे इंटरनेशनल भी अप्रूव्ड है और इंडिया भी अप्रूव्ड है, बट इंडिया में इस चीज़ को इतना मार्केटाइज नहीं किया जाता। वो क्या है, हमारी महिलाएं जो माताएं हैं, बहनें हैं, जिनकी भी उम्र 45 साल से ऊपर है, अच्छा, उनको हर साल मेमोग्राफ करवाना ही करवाना है। मेमोग्राफ एक सिंपल सा एक्सरे टेस्ट है, एक्सरे जैसा टेस्ट है, जाना है साल में एक बार, 2 से 3 हज़ार की उसकी कीमत है, जाके टेस्ट करवाना है। उससे हम समय से पहले ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ सकते हैं। बट हम करवाते नहीं हैं, हम बताते नहीं हैं इस तरह से, और अगर बताते भी हैं तो लोग करवाते नहीं हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से कि पेशेंट को एजुकेट करें। जो आज की डेट में हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो भी आज घरों में हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको, जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है, प्लीज़ जाके बस अपना साल में एक मरतबा। साल में एक बार करवाना है। अब क्या होगा कि जैसे इस पर होगा कि ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट ब्रेस्ट से ही होगा, तो जब मेमोग्राफ कराएंगे तो पेशेंट को स्टेज 1 में पकड़ लिया जाएगा, अच्छा तो ना कीमो लगेगी ना रेडिएशन लगेगी, सिंपल उसको सर्जरी अच्छा, हो वो जाएगा। सिंपल। तो कैंसर तो जल्दी, अच्छा, मतलब ये है कैंसर पकड़ना और जल्दी पकड़ना। हाँ, स्टेज 4 में पकड़ना अलग बात इससे है, पहले कि वो फैले। फैले ना। लेकिन सर, ये जो गाइडलाइन की आपने बात की, देखिए बीमारियों पे तो बातचीत होती है, लेकिन जागरूकता बेहद ज़रूरी है। तो ये जो गाइडलाइंस की आप बात करें, तो आप सब मतलब जिसमें आप आते हैं, आपकी एक एसोसिएशन भी है या फिर वो नेशनल मेडिकल काउंसिल, क्या है वो, हाँ, एनएमसी। एनएमसी, ठीक है ना, उसमें बैठ के कभी इस गाइडलाइंस पे चर्चा नहीं हुई कि हाँ अब ये आ गया है, दौर आ गया, अब वो मौका आ गया, टाइम आ गया है कि जो आपने लंग्स कैंसर के लिए बताया कि ये गाइडलाइन तो यहाँ पर भी अब हो। मैं बताता हूँ वो ऐसा क्यों नहीं है। यूएस में जो पूरी की पूरी फंडिंग है, वो सब गवर्नमेंट फंडिंग होती है। अच्छा, वहाँ सबकी हेल्थ इंश्योरेंस है, सब गवर्नमेंट के। यहाँ वैसा नहीं है। आज तो आयुष्मान कार्ड आया है, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है, आयुष्मान कार्ड सिर्फ कुछ स्टेट्स में है, हर स्टेट में नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, स्मोकिंग इंसिडेंस ज़्यादा है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि इतने पेशेंट्स को अगर आप सीटी स्कैन की तरफ झोंक देते हैं हर साल में, नंबर बढ़ जाता है, बेनिफिट होगा बट रिस्क ज़्यादा होगा, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो उस चीज़ को सोचते हुए, स्पेशल कंडीशन देखते हुए, इसलिए इंडिया में इस चीज़ को अप्रूव नहीं किया गया है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि ये चीज़ें हैं, बट स्पेशल कंट्री है, अभी डेवलप से डेवलप तक जाना है, हर एक का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, मैक्सिमम इलिटरेट जहाँ वहाँ से हैं, तो वो नहीं समझ पाते हैं कि आप सिटीजन क्यों किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को रखते हुए नहीं किया। बट मेरा ये कहना है कि जो लोग एजुकेटेड हैं, जो लोग खुद समझदार हैं, वो खुद आगे के अपनी चीज़ को चक्कर। आप भी तो हर संडे, एक साल में एक बार जाके बॉडी फिल्टर करवाते हैं, संडे हाँ, जाके नहीं करवाते हैं ना। तो अगर जो सिगरेट पी रहा है, अगर वो एक सिटी स्कैन करवा लेगा साहब, वो भी लो डोज, इज नॉट ए प्रॉपर सिटी स्कैन जो किया जाता है, कम किरणों वाला लो डोज सिटी कहते हैं, स्पेशल सिटी कहते हैं। अच्छा, जस्ट पकड़ने के लिए, कोई ऐसी चीज़ बन तो नहीं रही है वहाँ पर लंग्स में। तो साल में 3 एक दिन तो अपना करवा ही लेना चाहिए इस चीज़ को लेते हुए। तो ट्रीटमेंट में किस तरह के बदलाव हुए? लोग अक्सर जिनको होता है वो, यार क्या करवाना है, अब तो ज़िंदगी इतनी रहेगी, ये पता नहीं कब चले जाना है, फिर उनको डर रहता है कीमो का, कीमो चढ़ानी पड़ती है, फिर बीच में रेडिएशंस का भी आ जाता है। तो क्या इनसे अभी निजात मिली है कि नहीं मिली है? कोई नई ऐसी दवाई, कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ? बिल्कुल। तो बेसिकली कैंसर का इलाज 3 विभाग में किया जाता है, एक दवाइयों के साथ, एक किरणों के साथ और एक सर्जरी के साथ। मैं दवाइयों से शुरू करता हूँ पहले, जो मेरी फील्ड है। तो क्या होता है, जैसे आज से 2010 से पहले सिर्फ कीमोथेरेपी का ज़माना था। फिर 2010 के बाद टारगेट थेरेपी वर्ड आया एक। टारगेट का मतलब होता है जैसे हम निशाना लगाते हैं, वैसे वो दवाई सिर्फ कैंसर पे वार करती है। अच्छा, कीमोथेरेपी क्या करती है, बॉडी में जाती है, ब्लड में मिलती है, वो आपके बाकी नॉर्मल अंगों में भी नुकसान पहुंचाती है। जैसे हेयर फॉल हो गया, वीकनेस हो गई, आपकी स्किन कमज़ोर हो गई, वहाँ भी वार करती है कैंसर, बट वो सब चीज़ें नुकसान भी देती है। बट अच्छा। टारगेट थेरेपी क्या करती है, सिर्फ प्रिसाइज पर्टिकुलर काम करते हैं। ये 2-10 के बाद जैसे रेडिएशंस पर्टिकुलर Particular। वहाँ पे करते हैं, ठीक है। प्लस फिर आ गया इम्यूनोथेरेपी का ज़माना आ गया। वो क्या हो गया? इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी का बड़ा मेल समझ लें आप। हाँ, 2014 में इसका ट्रायल शुरू हुआ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला पेशेंट जो इसमें इनरोल हुआ था वो यूएसए का एक्स प्रेसिडेंट था। ट्रायल में जब शुरू अच्छा, करते हैं, अच्छा, उसको कैंसर था, मेलानोमा नाम का। उसने बोला ठीक है ट्रायल चल रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। और 14 की बात और आज 25 है, स्टिल लाइफ। जैसे स्टेज 4 की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा, स्टेज 4 में उसका इलाज हो गया। स्टेज 4 की बात कर रहा हूँ मैं। तो इम्यूनोथेरेपी इनिशियली मेलानोमा में था, मैंने स्किन कैंसर की बात कर रहा हूँ, फिर लंग कैंसर में। आज की डेट में हर एक बॉडी के कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का रोल आ चुका है। तो इंडिया में ये, हाँ, अब मैं वही, अब आई टारगेट थेरेपी की बात। टारगेट थेरेपी 2 तरह की होती है, इंजेक्शन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में।
ठीक है। ओरल फॉर्म में पेशेंट को लिख दिया, पेशेंट जैसे घर में शुगर की, बीपी की या गोलियाँ खाते हैं, वैसे पेशेंट ने घर बैठ के वो गोलियाँ लेनी घर बैठ के, और महीने में 2 महीने में 3 महीने में डॉक्टर साहब फॉलोअप करना और टेस्ट करवाते रहना। बट हर एक को वो गोली नहीं दी जा सकती, उसके लिए एक प्रिसाइजली टेस्ट किया जाता है पेशेंट का। जो हम ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें वो एक स्पेशली म्यूटेशंस आती हैं। अगर पेशेंट्स पे वो म्यूटेशंस पाई जाती हैं, 10 से 20 किस्म की म्यूटेशंस होती हैं वाली, फिर जो म्यूटेशंस आएंगी उस हिसाब से जो पेशेंट टेबलेट बनी है वो पेशेंट को डाल दी जाएगी। इम्यूनोथेरेपी भी पेशेंट को दे दी जाती है, आल दो पेशेंट को, बट उसकी खास बात क्या है कि उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, स्पेशली जो पेशेंट डरते हैं कोई साइड वैसा नहीं है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, नॉर्थ इंडिया में और स्पेशली पंजाब और जम्मू की बात करें, सबसे ज़्यादा इम्यूनोथेरेपी हमारे सेंटर में दी जाती है, यहाँ पे नारायणा में सबसे ज़्यादा। मैं सभी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो इससे कितना फर्क पड़ता है? अब मैं एग्जांपल वाइज आपको बताऊंगा। मेरे कुलीग थे, उनके फादर साहब थे, उनको लंग कैंसर हो गया स्टेज 4। इनिशियली पीजीआई में उन्होंने इलाज करवाया, देन दे कम बैक और बीमारी वापस आ गई। फिर मैंने उनका एक टेस्ट करवाया, उस पर वो जो मैं बता रहा हूँ म्यूटेशन पॉजिटिव, 2017 की बात बता रहा हूँ। अच्छा, वो म्यूटेशन पॉजिटिव आ गई। उसके लिए जो दवाइयाँ मार्केट में थी उस समय 17 में, उसकी कॉस्ट 20 से 50 हज़ार के बीच में थी मंथ की। अच्छा, हाँ, और एक दवाई अभी जो ट्रायल में चल रही थी, मैंने उनको उस ट्रायल में एनरोल करवा दिया। वो दवाई की कीमत उस समय 2.5 लाख थी मंथ की, उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली और अच्छा। आज तक मिल रही है। 17 से मैं 25 बात कर रहा हूँ, स्टेज 4 की बात कर रहा हूँ, 8 साल। एंड ही इज टेकिंग एट होम। और वो हमारे यहीं जम्मू से ही हैं, आरसपुरा से। 8 साल का जीवन उनको सिर्फ घर पर टेबलेट से मिल गया, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम यूएस। वो डॉक्टर्स नो द थिंग्स कि किसको पेशेंट कहाँ एनरोल करना है, हमें पता चलता है कहाँ का ट्रायल चल रहे हैं, किस पेशेंट को कहाँ पर फिट करना है। तो इस तरह से पेशेंट की हेल्प की जा सकती है। वैसे ही अब आपको दो बताऊंगा, मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूंगा। ब्रेस्ट कैंसर कॉमन ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, 4 तरह का होता है। तो अच्छा, ब्रेस्ट इसमें कैंसर भी? होगी, इसमें 4 टाइप्स होती हैं। कुछ अच्छी टाइप्स होती हैं, कुछ बुरी टाइप्स भी होती हैं। कुछ में सिर्फ टारगेट थेरेपी का इलाज होता है, कुछ में सिर्फ कीमोथेरेपी का इलाज होता है, किस में सिर्फ इम्यूनोथेरेपी का इलाज रहता है इसमें। अब कहते हैं कि जब HER2 टाइप होती है, HER2 टाइप की ब्रेस्ट कैंसर की, तो इसमें एक इंजेक्शन आए हैं मार्केट में। 2 पेशेंट इस टाइम जो मेरे भी एक्टिवली चल रहे हैं, स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर, दोनों को आज 5.5 साल हो गए हैं लेते हुए। मिलते भी नहीं है, मुझे मिले 6 महीने हो गए उनको। अच्छा, वो आते हैं, इंजेक्शन चलते हैं और सब ठीक है, फ़ोन बात होगी, हम ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से इसका इलाज है। ये लोगों में एक जो धारणा बैठ गई है कि अब ओ जी इसका इलाज नहीं है, जितने मर्जी इलाज पैसे है। खर्च कर लो जी, ये ठीक नहीं होते। अब ऐसा क्या, मैं बताऊँ, जैसे मैंने आपको स्किन कैंसर की मेलानोमा की बात की, आज से 2000 इम्यूनोथेरेपी से पहले इसका सर्वाइवल रेट था 5% क्योर रेट, अच्छा, आज वो 60% है। मैं 100 तो नहीं बोलूँगा, बट 5 से 60 पहुँच चुका है। 55% क्योर रेट इंक्रीज हो चुका है सिर्फ एक दवाई के कारण। तो अब कहने के लिए लोगों को लगता है कि आप गारंटी दे दें, वैसा तो नहीं है। अब 100 में से 60 तो ठीक हो ही रहे हैं, अब आप इलाज ही नहीं करवाओगे, वहाँ तक पहुँचोगे तो कैसे ठीक बात बनेगी। तो मेरा ये कहना है कि बेसिकली आपको राइट डॉक्टर चूज़ करना है, राइट टेस्टिंग करवानी है, और एक फेथ के साथ इलाज करवाना है, ना कि डर के साथ इलाज कराना कि नहीं पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, कई सुनी बातों पे नहीं जाना है। ठीक अपनी है, विल पावर थोड़ी स्ट्रांग मैं ये करनी आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा नहीं नहीं, मैं हो रहा तभी है। आपसे मतलब वो तो मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि हाँ जी ये, मैं तभी ये पूछ रहा हूँ जो कैंसर होता है वो सिर्फ, अगर सपोज किसी का कैंसर ठीक है, एक तो डॉक्टर का इलाज तो चलता चलता है, लेकिन कई मरतबा डेथ भी हो जाती है, तो सिर्फ वो पर्टिकुलर कैंसर से होती है या कुछ और भी बीमारी होती है उसके कारण भी होता है? अब बेसिकली क्या होता है कि अगर आप पूर्ण रूप से कैंसर बोलें, कैंसर कभी भी एक कॉज नहीं बनता है डेथ का, उसके साथ काफ़ी चीज़ें रहती हैं साथ में। जैसे पेशेंट को इन्फेक्शन का नमूनिया हो गया, अच्छा, ठीक है, पेशेंट की ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, कुछ फैक्टर्स जाते हैं जो कैंसर के ऑफशूट्स होते हैं जिस कारण कर दिया। बट उसके अलावा भी अब पेशेंट को शुगर है, बीपी है, थायराइड है और कैंसर भी है। हाई बीपी के कारण पेशेंट का हार्ट अटैक हो गया, हाई बीपी पेशेंट को हेमरेज हो गई। अब पेशेंट डाइट किससे हुआ, हाई बीपी के कारण, हेमरेज उसके कारण, बट फ्लाई क्या जाता है, कैंसर पेशेंट एक्सपायर हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, रजिस्ट्री हमारी ऐसी बनाई जाती है, कैंसर पेशेंट एक बार एनरोल हो गया तो डेथ में भी उसका नाम कैंसर में जोड़ा जाता है। तो सारी डेथ इसका मतलब सब चेंज करना पड़ेगा ना फिर? चेंज करना पड़ेगा, बट वो बनाया इस तरह से गया हुआ कि पहले रजिस्ट्री बनती नहीं थी। और आज डेट हम बात करें, हमारी जम्मू की रजिस्ट्री भी अभी लास्ट ईयर से शुरू हुई है, सीनियर में तो 10 साल पहले शुरू हो चुकी थी। ठीक, तो इन सब चीज़ों से चेंजेस चाहिए, बट हमें ये बताना है कि कैंसर ने इसका संघार नहीं किया है, बेसिकली काफ़ी चीज़ें और कुछ भी हैं, और भी था कुछ और उसकी भी हैं। वजह से। अरे डॉक्टर साहब, जब कोई नया पेशेंट आपके पास आता है तो उसके जहन में क्या चल रहा होता है? जो हमने बातें की है, क्या चल रहा होता है? उसको मैं लगता है आपको कि अब मैं पहुंच गया हूँ सही जगह, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं आपको या फिर इसमें काउंसलिंग करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि भाई साहब पूरा ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक हो जाओगे? इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा, 90% लोग हमारे पास आते हैं तो हमेशा अटेंडेंट अंदर आता है, डॉक्टर साहब पेशेंट बाहर है, बताया नहीं है तो आप भी बताना नहीं।
ये 90% होता है, हमारे जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं, छुपाना है। छुपाना है, ठीक। ठीक है, कि वक्त देख के बताना है। 10 ऐसे होते हैं जो खुद आते हैं। मैं आपको डिस्टर्ब बताता हूँ, एक लेडी हमारी आरसपुरा से हैं, पहले मेरे कमरे मेरे रूम में एंट्री किया और यहाँ के मेरे साथ होकर बैठ गई, डॉक्टर साहब मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, ये इंजेक्शन लगाओ मुझे। अच्छा। आरसपुरा की 65 साल की लेडी, ब्रेस्ट कैंसर, खुद दरवाजा खोल के मेरे पास आके बैठ गई, मुझे कहती मेरे ब्रेस्ट कैंसर, ये दवाई नहीं लग रही है, आप आगे लगवा दो दवाई। और एक तरह के लोग क्या आते हैं कि वो बाहर बैठे हैं, उनको बताना नहीं, अब आप कैसे करेंगे आप देख लें। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि डेट वी हैव टू डिस्क्लोज, पेशेंट को समझ आ जाता है, वार्ड में कीमोथेरेपी लिखा होता है, कीमो वार्ड होता है, तो वो टाइम देते हैं हम चीज़ों को, और वो देना भी चाहिए। बिकॉज जगदम आप किसी को, बिकॉज यू नेवर नो कि किसकी मानसिकता और वो कैसी तो है, इसी तरह से है कि हम डॉक्टर को दिखाने आए मेरे हैं। को दिखाने आए। बिकॉज पेशेंट की मेंटल स्टेटस कैसा है, हर एक का सेम नहीं है, कोई बड़ी जल्दी ब्रेकडाउन हो सकते हैं, कोई दिलदार रहते हैं, तो वो हमें देखना पड़ता है जाके बात करके, फिर टाइम टाइम पेशेंट को हम काउंसिल करते हैं। जब चीज़ों की इंप्रूवमेंट आ जाती है, फिर उनको पता चलता है कि मुझे इंप्रूवमेंट भी आ रही है, गांठ है, इलाज वो कम होगी, वो खुद खुश हो जाएगा, तो समझ आएगा मेरा इलाज ठीक चल रहा है। बट अगर हम पहले ही उसको बोल देंगे तुम्हें ये हो गया और ये टाइप और ये स्टेज, खाकर स्टेज, तो आई थिंक कि हमें पेशेंट को कम से कम फर्स्ट गो में नहीं बतानी चाहिए। वी कैन टेल द अटेंडेंट्स कि हाँ क्या स्टेज में, बिकॉज एक स्टेज का बड़ा, क्योंकि कॉमन वर्ड है, और सब स्टेज जहन क्या, में। स्टेज क्या उस ना हो पसंद। तो इसलिए चौथी चीज बोल रहा हूँ ना, अच्छा लास्ट स्टेज, तो चौथी लास्ट स्टेज बड़ी जल्दी जोड़ ले रहे हैं उन्होंने। तो मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, आज के डेट में फोर्थ इज नॉट ए लास्ट स्टेज, हम अपने स्टेज इस मैटर नहीं कर रही आज है, मैटर नहीं करती। लेकिन ये है कि डॉक्टर के पास अगर कुछ आपको कोई शंका या कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ अब तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। क्या होता था कि स्टेज 4 को माना उस पे जाता था कि डिले कोई ना इलाज करें। नहीं है। हाँ। आजकल स्टेज 4 में ऐसी दवाइयाँ बनी हैं जिसको हम कम करके 3, 2, 1 में लाते हैं, फिर सर्जरी करते पेशेंट ठीक रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, किसी का आपने ट्रीटमेंट किया तो फॉलो अप के लिए क्या है? ओके, तो हर एक कैंसर का अलग अलग फॉलोअप स्कीम बनी हुई है, ठीक है, किसी की महीने में है, किसी की 3 महीने में, किसी की 6 महीने में भी है, ठीक है, क्या क्या टेस्ट करवाने हैं, क्या क्या चीज़ करवा के आपने आना है, सब कुछ हम लिख के देते हैं पेशेंट्स को। पर जनरली क्या समझा जाता है कि पेशेंट को लगता है कि ठीक है हमारा इलाज हो गया, लास्ट में डॉक्टर साहब ने कह दिया कि मेरा आप कैंसर क्लियर हो गया आपका, तो थोड़ा सा इग्नोरेंस की वजह हाँ, से बिल्कुल। वो घर बैठे रहते हैं कि ठीक है, और फिर वो कब आएंगे, 1 या 2 साल बाद आएंगे। और इसी चीज़ के लिए मैं जस्ट आपको एक कल की एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। मेरे पास पेशेंट एक आया, यंग लड़की 32 साल की, पठानकोट से आई है, वहीं अच्छा, पठानकोट से? पठानकोट से वहाँ आई है। उसने अपना इलाज डीएमसी में करवाया, मैं आपको ये बताता हूँ, डीएमसी में करवाया। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा इलाज किया, पहले कीमो दी, कीमो के बाद रेडिएशन दी, फिर उसकी सर्जरी होनी थी। जब सर्जरी बारी आई, पेशेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया, 1.5 साल घर बैठी रही, 1.5 साल, ठीक है। और जब बारी फिर से जागी, अब वो आई, अब वो स्टेज 4 में आ गया, तब वो स्टेज 3 थी। सारा इलाज करके उन्होंने स्टेज 2 तक ले गए उसको, अब सर्जरी करके पेशेंट को फ्री कर देना था, बट पेशेंट सर्जरी डर गई और पेशेंट घर बैठ गई, और 1.5 साल बाद जब बीमारी फिर से जागी, फिर वापस अब वो यहाँ पर आई हमारे पास कि अब मेरा आगे इलाज अगर उस समय उन्होंने डॉक्टर का कहना बिल्कुल। मान लिया होता, मतलब यहाँ पे जिद नहीं चलेगी अपनी। देखिए, जो इलाज बना वो करना है, और सर्जरी बनी है यानी कि हमें पेशेंट को सर्जरी तक पहुँचाना है, सर्जरी ही फाइनल इलाज रहता है पेशेंट्स का, और सर्जरी हो जाए उससे बेटर कुछ नहीं है। बाकी तो जैसे मैं बताया आपको मैंने 15%, 25%, 60%, वो तो अपनी उसकी बात है, ठीक है। बट पेशेंट वो करेंगे तब जाके 60 की वो रेट रहेगा। और आप बोलो करेंगे कुछ नहीं और ठीक भी हो जाए, वैसा नहीं होगा। जैसे सर अब नारायणा में प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, आपके पास पेशेंट आते होंगे, ये इलाज कितनी देर तक चलता है और फिर फॉलो अप अगर कोई लंबा मतलब लंबा गैप का पड़ता है? ओके, तो आम तो जनरली कैंसर्स में क्या रहता है कि मिनिमम से जो इलाज रहता है कैंसर, कोई भी कैंसर का मिनिमम 4 से 6 महीने का रहता है। ठीक बहुत ही लंबा हो गया तो 6 महीने रहता है, बहुत ही कम होगा 4 महीने रहता है। ठीक। फॉलोअप जो रहता है मिनिमम 3 मंथ में एक बार आना है, 2 साल के लिए, फिर 6 महीने में एक बार आना है, 2 साल के लिए, 4 साल तक मतलब कि Because- निगरानी रहेगी। लेकिन वो इसलिए रहती है कि हम कैंसर को 5 साल तक फॉलो करते हैं। अच्छा, 5 साल तक। क्योर रेट का मतलब 5 साल। जिस पेशेंट को कैंसर हमने ठीक करके 5 साल दे दिए, वो क्योर रेट में डेफिनेशन क्या क्योर रेट की, अब जिंदगी में तो जीना नहीं है, किसी देखा है किसी ने, 5 साल तक फॉलो करते हैं गाइडलाइंस में। जो पेशेंट कैंसर के ट्रीटमेंट से लेके 5 साल क्रॉस कर गया, डरमी आपने उसको क्योर कर दिया, तो 5 साल तक हम फॉलो करते हैं। उसके बाद पेशेंट अपने आते हैं आते आपके रहते हैं। पास? हाँ जी, 5 साल के बाद वाले पेशेंट काफ़ी- आ रहे काफ़ी- फॉलो अप लेने काफ़ी- के लिए, काफ़ी- या फिर ये सोचते हैं ठीक है अब मैं ठीक हो गया? मैं अगर आप मुझे बताएं 100% वैसा तो नहीं है, बट 20 आते हैं, बट 5 साल के बाद आना जरूरी भी नहीं है, मैं ये आपको समझा रहा हूँ। अच्छा। वो उनकी विल पे है, बट किन केसेस में हम विजन नज़र रखते हैं, बोलते हैं कि आपको आना है, हाँ, आप बट हर एक में जरूरत नहीं है आने के लिए। बट उसके अलावा भी कोई में खुद अपनी चॉइस से आते हैं कि नहीं हमारा टेस्ट करवा दो या टेस्ट करवा लो, ठीक है, इतना जरूरत होना जरूरी है आज के डेट में, बिकॉज अंदर ना अंदर कहीं ना कहीं डर तो रहता ही है कि एक बार वापस ना आ जाए, बट अदरवाइज बाय बुक 5 साल फॉलो करना है आपको। 5 साल के बाद ये तो डॉक्टर बोले आपने ये बड़ी अच्छी बात बताई है कि एक तो रेट भी कम हो गया है, मतलब कॉस्टली बहुत होता पहले। दूसरा ही है कि अब पेशेंट जो है वो और ज़्यादा
अभी और हो रहे हैं, ठीक है, तो डाइट के लिए क्या होगा? ओके, अब डाइट पे ये इस पे मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए कि क्या कहते हैं ये मत खाओ जी फिर से हो जाएगा, ये मत खाओ नहीं। वो हो जाएगा। आज की डेट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसने बताया कि डाइट से कैंसर यानी कि आप रोक सकते हो। हाँ, अगर आप ऐसे मुझे आप बताएं कि कैसे करना, अगर जो पेशेंट को कोलन कैंसर है उसमें कॉफ़ी का फीचर रोल है, इफ़ इट टेक्स कॉफ़ी कॉफ़ी पर डे तो कोलन कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। अच्छा, ठीक है, बाकी जैसे आपका स्मोकिंग वो तो सबको पता ही नहीं है। वो तो मेरे कहने का अभी मतलब कि वो डाइट पे निर्भर करता है कि हाँ जी क्योंकि वो कहते नहीं वो बड़ी गर्मी पे ये बड़ी स्ट्रांग दवाइयाँ नहीं ये नो वो ऐसा नहीं है। एक मिथ्य होता है ना, आपको ते घर जैसे वाले लगते फिर खिला ये भी खा वो भी कर ये। पेशेंट को कैंसर के दौरान में घर का बना हुआ खाना है, पहली बात। साफ़ सुथरा खाना है, सुबह का शाम को नहीं, शाम को सुबह नहीं खाना, ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद अगर पेशेंट को स्टोमक कैंसर है, हम अपनी मसाला बंद करेंगे पेशेंट का, अच्छा, वो बंद करना है। अदरवाइज आप रूटीन नमक मिर्ची तेल डाल सकते हैं स्वाद अनुसार, बट कई केसेस में सिर्फ मसाला और मिर्ची हम कम करते हैं। पेशेंट को बीपी शुगर है, साथ में हम उसके भी कमी को करा देते हैं। अदरवाइज कोई मैं सब सिंपल जनरल सा नथिंग, बात है, मैं नॉर्मल बताता हूँ आपको कि मतलब जो बाकी खा रहे हैं वो भी आराम से। मीठा नहीं खाना जी, मीठे से कैंसर बढ़ जाता है, ये है ना कॉमन हाँ चीज़। हाँ बस ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी प्रूव नहीं हुआ आज तक, ये सिर्फ कहीं कहीं बातें हैं। हाँ, जिन चीज़ों का देखा गया कि जिससे रिस्क बढ़ सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। बट हल्दी, आम हल्दी नहीं, फिर वो पुरानी जो है गांठ उस वाली। गांठ वाली, उसको लेके अगर आप दिन में एक बार सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी के लिए ऐसे अच्छा है। वो मैं खुद बताता हूँ आपको, अगर आप लें तो वो आप ले सकते हो, उसके लिए मैं खुद फेवर करूँगा आपको। वो किताबों में भी हमारे यहाँ कि कुरकुमिन कहते हैं उसको, कुरकुमिन अगर आप ले लें पेशेंट को, आपका कैंसर का रिस्क ऐसे रिकरेंस और होने का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। ख़त्म तो नहीं होता, मैं कम हो जाता है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप वो ले सकते हैं। आपके पास सबसे ज़्यादा सर्वाइवल वाला कौन सा है वो है इससे सबसे बाकी हाँ देखिए, पिछले 7 साल से या 8 साल से कोई? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं श्रीनगर में था, फिर जम्मू था, फिर गुड़गांव था, यहाँ था। तो मेरे पास पेशेंट के जो नहीं सर्वाइवल जब रेट्स, यहाँ का बताइए। हाँ। यहाँ का मेरे पास लास्ट पेशेंट 2007 का भी है, अच्छा 2007 का भी है, 2017 का भी है। ठीक है, तो ये और ये सभी स्टेज 4 ही बोलूँगा आपको मैं। अच्छा 17 जो बोल रहा हूँ स्टेज 4 बोल रहा हूँ, 7 जो बोल रहा हूँ स्टेज 3 ब्रेस्ट और ये कैंसर है। उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम सुनना चाहिए जो लोग घबरा जाते हैं। आप सोचिए 2007 का सर्वाइव 7 यानी कितने साल हो गए? 18 18 18 साल यानी 18 साल पहले उन्हें कैंसर हुआ था और वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो ये जो लोग सोचते हैं कि हाँ जी इसके बाद लाइफ ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बेसिक तभी हम ना सर्वाइवल कैंपेन्स भी करते हैं आजकल हम, अच्छा। हर साल में एक बार जब वर्ल्ड कैंसर डे आता है तो जो लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं उनको हम पब्लिसाइज करते हैं, वो अपना इंटरव्यूज देते हैं, वो तो बिकॉज वो सामने आ जाते हैं। बिल्कुल सामने आ जाते हैं। यही चीज़ तो हमें इसी को तो मैं हराना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है पेशेंट की कि हम पेशेंट को छुपाते हैं। छुपाना नहीं है, और वही आगे आके जब बताते हैं तो पेशेंट कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, और वो ठीक हो गया तो हम भी ठीक हो जाएंगे। अब ये प्रोग्राम ख़त्म करना, थोड़ा बता दीजिए हमारे इनको दर्शकों को कि किस तरह से अवेयर रहना चाहिए, प्रिकॉशंस वगैरह। 3 चीज़ें कॉमनली बोलूँगा जो सारे को इसका आइडिया है। एक, स्मोकिंग और अल्कोहल से बचना है। मेरे हिसाब से 3 से 4 लीटर पानी पर डे आपको पीना चाहिए। अच्छा हल्दी का सेवन अगर आप दिन में थोड़ा सा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं, वो आप कर लें। उसके अलावा आपको 15 से 30 मिनट की वॉक करनी है हर दिन, 5 दिन हफ्ते के, 2 दिन आप छोड़ सकते हैं। ठीक टोटल है। 150 मिनट्स पर वीक ये आपको वॉक करनी है। पानी का सेवन करके ये जो बुरी चीज़ों को आप हटाना है। टाइमली अपना 3 to 4 मंथली अपने बॉडी प्रोफाइल करानी चाहिए आपको। ठीक। जिन पेशेंट्स को जो घर पे स्मोकिंग करते हैं और साथ में एज 55 से ऊपर है, प्लीज़ लो डोज सिटी स्कैन कराएं अपने पल्मोनोलॉजिस्ट का मिलके। और जो हमारी माताएं बहनें घर पे 45 से ऊपर हैं, प्लीज़ उनका साल में एक बार मैमोग्राम ज़रूर करवाएं। और दूसरा जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, ठीक है हम आपके साथ हैं। ना, डॉक्टर साहब का साथ होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।